हेलो एवरीवन, सेट का पहला क्वेश्चन बीएसएससी का पहला सेट है। तो इसका पहला प्रश्न आता है हम लोगों का इतिहास का, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था। सेकंड स्टेटमेंट, बलबन ने सिजदा और पाबोस जैसी ईरानी प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, नगद वेतन देने की प्रथा की थी, दागने की प्रथा की थी, सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा, ये सब चीज़ अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार में से था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने भी तुर्कान चहलगामी का गठन किया था, 40 दासों को मिलाकर तुर्कान चहलगामी का गठन किया था। ठीक है, परंतु बलबन ने सिजदा पाबोस जैसी ईरानी प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। ये समाप्त नहीं किया था, ये प्रारंभ किया था। ठीक है, सिजदा और पाबोस, इसको सल्तनत काल में जो है किसने खत्म किया था? सल्तनत काल में इसको मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? आपको फिरोज शाह तुगलक, इसने इस पर प्रतिबंध लगाया था, मगर ये खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद ये आपको मुगल काल तक चला और शाहजहां के काल में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है? 1 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अल्पाइन पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? अल्पाइन पर्वत श्रेणी की जहाँ तक जैसे ही बात करते हैं हम लोग, तो अभी वर्तमान में जितने भी वर्णित श्रेणी हैं वो अल्पाइन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 650 करोड़ साल से के आसपास की घटना है, जब सारे जो अलग अलग प्लेट थे, जब वो एक दूसरे से कन्वर्ज हुए तो फिर क्या हो गया? वलित पर्वत का निर्माण हुआ। उसमें आपका हिमालय भी था, एंडीज भी था, आल्प्स था, परंतु अपलेशियन नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन क्या होगा? अल्पाइन का कौन हिस्सा नहीं है? अपलेशियन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से पहला स्टेटमेंट है, इसमें आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी घोषणा केवल राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर ही की जा सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में माना जाता है। सही है, यह घोषणा केवल गड़बड़ हो गया। यहाँ राज्यपाल का रिपोर्ट तो होता ही है, और किसी अन्य माध्यम से अगर यह ज्ञात होता है राष्ट्रपति को कि राज्य का शासन जो है संविधानगत नहीं चल रहा है, तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ केवल आ जाने से यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस हिसाब से फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 अर्थात बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस बल के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, यह भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। ये बिल्कुल गलत है, 0 हो जाता है भूमध्य रेखा पर। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा की बाईं ओर विक्षेपित करता है। ये बाईं ओर विक्षेपित ना होकर के जब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो दाईं ओर विक्षेपित होता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो बाईं ओर विक्षेपित होता है। यूं समझ लीजिए कि एस के शेप में, एस जब बनाएंगे हम लोग, पूरा एक अर्थ का जो मैप है उस पर एस बनाएंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में ये जाएगा आपका दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल फेरल के नियम से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यह हवा की गति को सीधे नियंत्रित, बिल्कुल नहीं, यह हवा की दिशा को सिर्फ नियंत्रित करता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट सी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो सत्य पूछ रहा है, हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अमुक्त माल्याद की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, इतावली यात्री निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट आपका। तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय तो थे ही, और इसका संस्थापक वीर नरसिंह था। ये सही है पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा, अमुक्त माल्याद की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। बिल्कुल गलत, अमुक्त माल्याद की रचना तेलुगु में की गई थी। वहीं जब दूसरी पुस्तक है इनकी जामवती कल्याणम, वो संस्कृत में रचित है। ठीक है, तो अमुक्त माल्याद की रचना क्या हो गई? तेलुगु में हो गया। स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। इतावली यात्री निकोलस कॉन्टी, ठीक है, इतावली यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया, बिल्कुल आया।
इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दोनों सही हो जाएगा। हम देखेंगे किस में है, स्टेटमेंट 1 और 3 में, बी नंबर में सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन था। ये राजीव गांधी के कार्यकाल में आया था 1985 में। ये किससे है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत की मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ जाता है कि लेटराइट के निर्माण में लेटराइट मिट्टी के निर्माण भारी वर्षा के कारण होने वाले निच्छालन से होती है। यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट आता है, लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये आप लोग जानते ही हैं कि लाल मिट्टी का कलर जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3। ये ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट डी में आता है 1, 2, 3। अगला प्रश्न आता है, संगम युग के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आता है, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, शिल्पाधिकारम की रचना इग्लो अधिगल ने की थी। तीसरा स्टेटमेंट आता है, संगम साहित्य में युद्ध के देवता के रूप में केवल इंद्र की पूजा का उल्लेख मिलता है। इंद्र नहीं है, मुर्गुन है। उस काल में सबसे प्रचलित देवता थे मुर्गुन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या है? तीसरा स्टेटमेंट गड़बड़ है। अब इसमें सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन हमारा क्या आ जाता है? पहला, तालकोपियर, जिसके रचनाकार कौन है? तालकोपियर है, ठीक है, तमिल व्याकरण की सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक है। और शिल्पाधिकारम की रचना इंग्लो अधिकल द्वारा की गई थी। ये 2 स्टेटमेंट आपका सही है। इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट जो है ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम के संबंध में हम लोग देख रहे हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ सत्य पूछा जा रहा है। तो ये ऊपरी क्षोभ मंडल में बहने वाली तीव्र पश्चिमी पवने हैं। ये बिल्कुल सही है। They are strongly westerly wind blowing in the upper troposphere, ठीक है, ये सही है। अगला स्टेटमेंट आ जाता है कि इनका मार्ग लहरदार होता है जिसे रॉसबी वेब्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। ग्रीष्म में इनकी गति शीतकाल की तुलना में दुगनी हो जाती है। ये गलत है, ये जस्ट उल्टा है, ठीक है। ग्रीष्म काल में नहीं, शीतकाल में इसकी शक्ति दुगनी हो जाती है, ठीक है। और ये पश्चिमी विक्षोभ को तो लाने में उत्तरदायी होता ही है। भारत में जो शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो असत्य कथन है वो आपका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ग्रीष्मकाल नहीं, ये शीतकाल में जो होता है काफी तीव्र हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला कथन आता है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोक सेवा से चुने जाते हैं। केवल लग गया यहाँ, देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं आपके, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। स्टेटमेंट ए आपका इस हिसाब से गलत हो जाएगा, समझे। इसके बाद जो होता है अगला स्टेटमेंट आता है, इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का कोई सदस्य होता है। अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो विपक्ष का कोई सदस्य नहीं होता है। विपक्ष का जो होता है, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई भी सदस्य होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका। और तीसरा स्टेटमेंट, यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सीएजी कैग की रिपोर्ट को जांच करता है, ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का कोई सदस्य हो सकता है। बिल्कुल, ये जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के का विवेकाधिकार है। वो अपने विवेक से विपक्ष के किसी भी सदस्य को जो इस पद के लिए योग्य है उसका चयन कर सकते हैं। वो जो है विपक्ष से इस विषय में अपना मत रखने के लिए कह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, मगर यह पूरा का पूरा जो होता है लोकसभा के पास ये अधिकार होता है कि उसका अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का कोई भी सदस्य बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। 2 और 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा 2 और 3 जो है बी में आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट जाता है हम लोग वेगुला जलधारा, ठीक है। ये अफ्रीकी तट को लगकर चलती है, ठीक है। ये पूर्वी तट पश्चिमी तट को होकर चलती है, तो ये जो है आपका शीत महासागरीय धारा का उदाहरण है। पेरुवियन जलधारा, हेम्बोल्ट जलधारा जिसको हम लोग कहते हैं, ये पेरू को तट को लगकर चलती है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है भारतीय मानसून पर, ठीक है। ये अलिनो और लानिनो से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका शीत महासागरीय धारा है। अगला आता है ओयूसीओ, ये जापान के तट को होकर चलती है, तो ये भी शीत धारा है, शीत महासागरीय धारा है। परंतु अग्लुहास जो अफ्रीका के पूर्वी तट को लगकर चलती है, ये आपका गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न आता है मध्यकालीन भारत की एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, एकता प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये स्टेटमेंट क्या सही है? इसमें बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इक्तादार को आवंटित भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जाता था, बिल्कुल नहीं दिया जाता था, ये ट्रांसफरेबल था, ठीक है। इक्तेदार को एक से अधिक बार जो है बदला जा सकता था। वहीं तीसरा स्टेटमेंट पर जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं फवाजिल का वह अधिशेष राशि थी जिसे इक्तेदार को सरकारी खजाने में जमा कराना होता था। बिल्कुल सही, फवाजिल वो बाकी बचा हुआ हिस्सा अधिशेष था जो एक इक्तेदार को अपने खर्च करने के बाद जो उसके पास बच जाता था, ये जो था अधिशेष राशि था, इसको जो सरकारी खजाना था उसमें जमा कराना रहता था और इसे फवाजिल कहते थे। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 2, 3 सही है और हमारा आंसर हो जाएगा बी 2, 3, ठीक है। अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त संरक्षण के बारे में क्या गलत है? हमें गलत ढूंढना है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन से नहीं किया जा सकता फोर्सफुली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। जब आर्टिकल 20 को हम लोग देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, तो हम लोग देखेंगे ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगला जो स्टेटमेंट है, अपराध के समय लागू कानून के अलावा किसी अन्य कानून से सजा नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। अगला प्रश्न आता है अक्षांश पृथ्वी के किस दापेटी में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है आपका अक्षांश एक्चुअली कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, अक्षांश का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो था ना आपका 30 से 35 डिग्री, जब आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जाएंगे तो 30 से 35 डिग्री वाला एक ऐसा जो एरिया था जो क्या होता था, उच्च दबाव का क्षेत्र होता था, जिस वजह से यहाँ हवाएं बहुत स्थिर चलती थी। तो पुराने जमाने में जो पाल वाले नाव थे वो तो हवा की गति से ही चलते थे ना, तो जिस वजह से वहां पर क्या होता था कि जो व्यापारिक बड़े बड़े जहाज थे उनकी गति बहुत धीमी हो जाती थी, जिसके वजह से जहाजों को अपने वजन कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो इसे अक्षांश कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट है, ये आपका जो हो जाता है अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में देखेंगे। तो अगला प्रश्न आता है चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट आता है आपका कि चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की इकाई उर और सभा थी। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उर जो थी आम जनों के लिए, सभा जो था सम्राट लोगों के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लिए था। अगला स्टेटमेंट उत्तमेरूर अभिलेख में ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है, स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी यहाँ पर है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट आता है चोल काल में भूमि कर को कदमई कहा जाता था, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा? स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही है, अर्थात सही कथन चुनना है तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति जो है हिमनद के निक्षेपण से बनाई जाती है? ठीक है, निक्षेपण मतलब समझते हैं ना, डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन से बनाया जाता है, ना कि इरोजन से। ठीक है, तो डिपोजिशन की बात हो रही है, तो जब हम स्थलाकृति को देखते हैं, ड्रमलिंग, एस्कर, मोरेन और सर्क, ये तीनों तो हिमनदी द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, परंतु जब निक्षेप की बात आती है तो ड्रमलिंग जो है ये इरोजन से होता है, एस्कर जो है ये भी इरोजन से होता है, मोरेन ये भी इरोजन से होता है। सॉरी, निक्षेपण द्वारा नहीं बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निक्षेपण नहीं, अपरदन से पूछा जा रहा है, मतलब इरोजन से। ठीक है, तो सर्क जो है आपका ये निक्षेपण द्वारा नहीं बनाई जाती है, बाकी जो है आपका ड्रमलिन, एस्कर और मोरेन ये तीनों जो होता है आपका निक्षेपण से बनता है। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सर्क। ठीक है, अगला प्रश्न जो आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बिना किसी सलाहकार बोर्ड की अनुमति के हिरासत में रखा जा सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को यथाशीघ्र आधार बताया जाना आवश्यक है कि किस आधार पर जो
उनको कोई भी जो अपराधी व्यक्ति हैं उसको अरेस्ट किस आधार पर, अपराधी नहीं कह सकते क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ ये, ठीक है। तो किस आधार पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, ये आधार भी बताना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल, ये स्टेटमेंट इसको अति कर देता है, तो केवल नहीं, ये भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के 6 दर्शन के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसमें सबसे पहले आ जाता है सांख्य, कपिल मुनि, न्याय, गौतम ऋषि, तीसरा वैशेषिक कनाद और चौथा जो है आपका मीमांसा पतंजलि, ठीक है। तो सांख्य, कपिल मुनि बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा जब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं तो न्याय जो है आपका गौतम ऋषि का था, बिल्कुल सही है। और वैशेषिक, ये कनाद थे इसके प्रतिपादक, परंतु मीमांसा की जब बात होती है तो मीमांसा के प्रतिपादक जो थे आपके, ये कौन थे, जेमनीय थे, ठीक है। मीमांसा के प्रतिपादक जेमनीय थे। तो आपका इस हिसाब से चौथा विकल्प जो है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। 1, 2, 3 ये सही है, अर्थात हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए, 1, 2, 3। अगला प्रश्न आता है कि एंटीसाइक्लोन के केंद्र में वायु दाब की स्थिति क्या होती है, ठीक है। पहला विकल्प है हमारा अत्यधिक निम्न दाब, दूसरा विकल्प है क्या हमारा अत्यधिक उच्च दाब, तीसरा विकल्प है सामान्य वायु दाब और चौथा विकल्प है निर्वात, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन की बात हो रही है, प्रति चक्रवात, ठीक है। तो प्रति चक्रवात में जो आपका केंद्र होता है वहां पर वायुदाब की स्थिति जो होती है अति उच्च होती है, ठीक है। उसी के विपरीत जब साइक्लोन में जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, निम्न वायुदाब रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, अत्यधिक उच्च दाब, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला आता है इसमें केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, द्वैत शासन डायरकी किया गया था इसमें केंद्र में, इसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ऑटोनॉमी मिली, बिल्कुल। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आता है इसी अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय अस्तित्व जो एक स्वरूप था भारत का, इसी अधिनियम के तहत आया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 1 नंबर भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न आता है हमारा कि नूनिया विद्रोह, बिहार स्पेशल के लिए आ जाते हैं हम लोग, कि बिहार के इतिहास में नूनिया विद्रोह जो कोई कब से कब तक चला था, 1730 से 1800 ईस्वी तक चला था, उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो पहला विकल्प आता है हमारा नील की खेती का विद्रोह। नील की खेती के काफी विरोध हुए थे, ठीक है, मगर ये नोनिया विद्रोह से संबंधित नहीं है। नोनिया सोरा उत्पादन पर अंग्रेजों का एकाधिकार है, ये बहुत जरूरी था उस समय। सोरा जो था, ये जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उस समय ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, तो जहाजों का जो मूवमेंट होता था उसमें सोरा का बहुत योगदान था। ये बारूद बनाने में भी यूज किया जाता था, इसके अलावा जहाजों को बैलेंस करने में भी इसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो सोरा का उत्पादन पे अंग्रेजों का जो एक अधिकार था, ये नोनिया विद्रोह का एक मुख्य कारण था। इसके अलावा लगान की ऊंची दर, धार्मिक हस्तक्षेप बहुत से विद्रोहों में एक मुख्य कारण में से एक रहा है, ठीक है। परंतु सोरा का उत्पादन पर जो अंग्रेजों का एक अधिकार था, ये नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि वायुमंडल की परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आता है ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारा कि रेडियो तरंगे जो है का परावर्तन आयनमंडल से होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट आता है सभी मौसमी घटनाएं मेसोस्फीयर अर्थात मध्य मंडल में होता है, ये स्टेटमेंट आपका तीसरा नंबर स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी सारी मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होता है अर्थात कि ट्रोपोस्फीयर में। तो इस हिसाब से हमारा 3 गलत है और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन गलत है, कौन कथन गलत है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। अगला प्रश्न आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति 7 सदस्य थी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा, तो बी आर अम्बेडकर के अलावा सिर्फ 6 सदस्य थे,
ठीक है, तो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा 6 सदस्य। अगला प्रश्न आता है कि मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देते हैं, अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इसे शुरू किया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, जात पद से व्यक्ति के ओहदे और वेतन का पता चलता था। ठीक है, और तीसरा है कि सवार पद से घुड़सवारों की संख्या निर्धारित होती थी। ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। ये जो है आपका मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित जो था आपका मनसबदारी प्रणाली, वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, जिसमें जात और सवार दो महत्वपूर्ण श्रेणियां थे, जिसमें जात जो है व्यक्ति के ओहदे और वेतन का पता चलता था और सवार पद से घोड़ों की संख्या निर्धारित होती थी। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही चुनने की बात हो रही है तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3। अगला प्रश्न आता है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम स्टार्ट होता है आपका लगभग आज से 7 करोड़ साल पहले। ठीक है, उस समय था जब आपका जो इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर अपने पूरब और उत्तर दिशा में मूव करने लगता है। ठीक है, और वो आकर के किस प्लेट से टकराता है आपका, ये टकराता है आपका यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, तो ये जो निर्माण होता है हिमालय का निर्माण, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो एक शब्द आ रहा है मैग्ना कार्टा, इसके अगर पृष्ठभूमि को देखें तो ये मैग्ना कार्टा शब्द जो है ये 13वीं सदी के प्रारंभ में जो ब्रिटेन में जून के महीने में 1215 ईस्वी में एक महान अधिकार पत्र दिया गया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसी आधार पे भारतीय संविधान में जो भाग 3 है, ठीक है, भाग 3 में हम लोग जो है किस चीज की बात करते हैं, भाग 3 में हम लोग जो है बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, ये आम नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, जिसको सुरक्षा देता है भारतीय संविधान में, उसको इंटरप्रेट करने की शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। तो भाग 3 में वर्णित जो भी अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये 12 से 35 तक, 35 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है उसको भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात भाग 3। इस प्रश्न का विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आता है, कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में किस शासक ने योगदान नहीं दिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। इस प्रश्न को देखें तो इसमें देखिए, ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। इसके बाद फिर क्या हो गया कि आसमानी बिजली गिरने से जो है इसकी 5वीं मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस जो 5वीं मंजिल का है इसका जीर्णोद्धार फिर से करवाया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी का कहीं भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं आता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कुतुब मीनार था, परंतु इसके किसी भी निर्माण में इसका योगदान कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इस हिसाब से हमारा विकल्प जो हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। इसका योगदान नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इल्तुतमिश का था, फिरोज शाह तुगलक का था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था, तो इसका योगदान था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। अगला प्रश्न आता है, भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन वेदर, क्लाइमेट वेदर। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहां पर क्या होता है कि शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, और ग्रीष्म काल जो होता है ना काफी शुष्क होता है। ठीक है, शुष्क से आप ये ना समझ लें कि ड्राई, वहां नमी की कमी होती है, ये बात होती है। तो शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, मतलब शीतकाल में वर्षा होती है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है खास विशेषता है भूमध्य सागरीय जलवायु की। भूमध्य सागर के चारों ओर के जितने भी देश हैं इसमें इस जलवायु का असर दिखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर साइट्रस जो जितने फ्रूट है जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, ओलिव, ये सारे, ओलिव तो साइट्रस नहीं है, ये सारे फ्रूट जो है ना वहां पर आपको काफी मात्रा में उपजाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेडिटेरियन वेदर का असर आपको कुछ अफ्रीकी देशों पर भी दिखता है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिसका आधा हिस्सा पे मेडिटेरियन वेदर का इफेक्ट है और कुछ आधे हिस्से डेजर्ट है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। तो विकल्प बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार में स्वराज दल की शाखा 1923 में किसके नेतृत्व में बनाई गई। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या क्या है, सबसे पहले कृष्ण सिंह ए, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मजरूल हक और डी ब्रजकिशोरी प्रसाद। तो इसका आंसर जो है आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और बिहार के स्वराज दल का कमान भी इन्होंने संभाला था। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगला स्टेटमेंट आता है, किस विधेयक को धन विधेयक घोषित करना है, इसका अंतिम अधिकार उसी के पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष। बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अंतिम का स्टेटमेंट, ये अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन है, ठीक है। टाई होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना मत का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी तो एक सदस्य ही होते हैं ना, जिनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हीं में से एक लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है, तो मत देने का अधिकार उनको भी होता है। मगर जब टाई होता है उसी स्थिति में, तो तीन स्टेटमेंट तीसरा सही है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है, ठीक है। परंतु जब अगला विकल्प में हम लोग जाते हैं, पहला विकल्प जो है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यह विकल्प जो है आपका गलत है, ठीक है। तो ये बात अब सोचने वाली है कि अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होते हैं उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, सही कथन चुनना है। तो सही कथन हमारा 2 और 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला विकल्प आता है, पहला स्टेटमेंट जो आपका आता है, जहांगीर ने न्याय की गुहार के लिए आगरा के किले के पास न्याय की जंजीर लगवाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुख्य काजी न्याय विभाग का प्रमुख था, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। औरंगजेब के समय फतवा ए आलमगीरी तैयार किया गया था, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प 1, 2, 3 तीनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2, 3। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे आपका एल नीनो की घटना मुख्य रूप से किस महासागर में उत्पन्न होती है, हमने बताया था आपका पेरुवियन जलधारा उससे अफेक्ट करती है, तो ये आपको प्रशांत महासागर में होती है, ठीक है। पेरू का तट जो है वहां पर इसका उद्गम होता है, ठीक है, और प्रशांत महासागर में इसका उद्गम होता है। यही जो है हमारे हिंद महासागर में जो मानसून, जो हमारे देश में मानसून का मूवमेंट होता है वो भी इसको अफेक्ट करता है, नीनो, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान से संबंधित है कि भारतीय संसद की राज्य पुनर्गठन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि संसद साधारण बहुमत से राज्य की सीमा बदल सकती है, ये अधिकार है संसद के पास, ठीक है। तो ये साधारण बहुमत से होता है। नए राज्यों के गठन हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं है, यहाँ पे आवश्यक है। स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो रहा है, ठीक है। तो और अनुच्छेद 3 के तहत यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, बिल्कुल संसद को प्राप्त है ये, ठीक है। तो हमारा प्रश्न पहले यहाँ पे यही कह दिया गया था कि गलत कथन को चुनना है, तो हमारा 2 गलत है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा पहला विकल्प आता है कि पटना, दूसरा विकल्प आता है सारण, तीसरा विकल्प आता है गया और चौथा विकल्प आता है भागलपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सारण, ठीक है। ऐसा इसलिए था कि सारण में जो आंदोलनकारी थे वो पुलिस थाने और सरकारी इमारतों पर नियंत्रण कर लिया था, और जिसमें जो है जिसको निपटने में ब्रिटिश शासन जो है पूरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए सारण को क्या किया गया था, अपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सारण, ठीक है। अगला स्टेट प्रश्न आता है कि भारत के पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि इनका उद्भव भूमध्य सागर में होता है, बिल्कुल होता है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सर्दियों में वर्षा लाती है, बिल्कुल लाती है। इसका प्रभाव जो उत्तर पश्चिमी के अलावा पूर्वी राज्यों तक भी देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आता है, यह वर्षा रबी फसलों विशेषकर गेहूं के लिए हानिकारक होती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये वरदान साबित होता है, ठीक है। क्योंकि जो ठंड होता है उस समय तो बारिश बहुत कम होता है ना, तो इस वजह से जो थोड़ा मोड़ा बारिश होता है ना, तो जो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो मानसून अपने अंतिम चरण में वहां बारिश कर पाते, जो पानी की कमी रहती है उसको ये जो है पश्चिमी विक्षोभ पूरा कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से ये हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। 1 और 2 सही है। अब देख लेते हैं, सही कथन चुनने की बात हो रही है, तो 1 और 2 अर्थात हमारा बी विकल्प सही है, इसका आंसर 1 और 2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, बिहार के बरौनी उर्वरक संयंत्र, बरौनी में जो उर्वरक का संयंत्र है, ठीक है, उसके बारे में है ये प्रश्न, ठीक है।
देखते हैं कि बरौनी जो उर्वरक संयंत्र है उसको फिर से शुरू करने के लिए किस लाइन का उपयोग किया जा रहा है। तो पहला आ जाता है तापी पाइपलाइन। ये तो इंटरनेशनल पाइपलाइन है, आप लोग जानते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पाइपलाइन है। तो बरौनी बिहार में है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, इसका संबंध है, ये ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है। कांडला गोरखपुर, यहाँ भी बिहार नहीं आएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इस लाइन में भी नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का यूज किया जा रहा है बरौनी उर्वरक संयंत्र को पाइपलाइन को शुरू करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बिहार में बालसुंदरी मिट्टी के संदर्भ में। ठीक है, कि बिहार में बालसुंदरी मिट्टी की अम्लीय क्षारीय प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आता है हमारा, यह पूरी तरह से अम्लीय होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें चूने की अधिकता के कारण यह क्षारीय प्रकृति की होती है। हाँ, ये उसका खंडन कर रहा है। ये स्टेटमेंट सही है, क्षारीय प्रकृति की होती है बालसुंदरी मिट्टी। इसमें लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। यह काली मिट्टी के बिल्कुल गलत है, काली मिट्टी के समान नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से ये जो है आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। इसमें चूने की अधिकता के कारण यह क्षारीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिला मतदान प्रतिशत कितना रहा? ठीक है, ये प्रश्न है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है भाई, 54.6%, गलत है। ठीक है, अगला विकल्प देते हैं 59.7%, ये सही है। तीसरा विकल्प भी गलत है और चौथा विकल्प, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 59.7%। ठीक है, 2020 के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों जिसका कि वोटिंग परसेंटेज कितना था 54.6, ठीक है, उससे भी ज्यादा उत्साहित होकर के वोटिंग किया है। तो महिलाओं का परसेंटेज जो है 2000 विधानसभा चुनाव 2020 में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है आपको ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि बिहार के कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, अमर सिंह। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं जो क्या हो जाता है, पीर अली। तीसरा स्टेटमेंट निशान सिंह और चौथा स्टेटमेंट आपका क्या आ जाता है, हरकिशन सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में थी। उसके बाद जो उसके छोटे भाई अमर सिंह ने थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली और कैमूर की पहाड़ियों से जो है क्या किया, एक विशेष युद्ध करा, छापामार युद्ध का यूज करके जो है अंग्रेजों से लुहा लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमर सिंह। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है, बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला, गया, औरंगाबाद, जमुई और खगड़िया। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के अनुसार अगर देखें तो सबसे जो दक्षिणतम जिला हो जाता है वो आपका गया हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, गया। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आ जाता है, हाल ही में चर्चा रहे स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका लक्ष्य 2025-26 तक, पहला स्टेटमेंट जो है सभी पुराने लैंडफिल्स को साफ करना है। दूसरा स्टेटमेंट अब तक 50% से अधिक लैंडफिल्स को पूरी तरह साफ किया जा चुका है। तीसरा स्टेटमेंट अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों ने लैंडफिल साइट्स को पार्क में बदला है। तो अब इसका हम चेक करते हैं भाई, देखते हैं कौन कौन सा विकल्प सही है, स्टेटमेंट सही है। तो ये जो है आपको ये योजना जो है 2021 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, 2026 तक सभी पुराने कचरे के ढेरों का निपटान करना है और जिस पर चलते हुए अहमदाबाद, नागपुर, लखनऊ जैसे जो शहर है बेहतरीन काम करते हुए जो बड़ा बड़ा कचरों का अंबार था जिसको लैंडफिल्स कह रहे हैं यहाँ पर, उसको हटा करके वहां पर पार्क के रूप में बदल दिया गया और बेहतर कचरा प्रबंधन का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही होता है। दूसरे स्टेटमेंट को जब चेक करते हैं हम, तो अगर वर्तमान का डाटा देखा जाए तो लगभग 2421 लैंडफिल्स हैं। ठीक है, जिसमें से 474 को ही अब तक साफ किया जा चुका है। तो इस हिसाब से उसके अगर परसेंटेज को देखें तो लगभग 20% के आसपास के लक्ष्य को हम छुए हैं, 50% का लक्ष्य तो अभी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 और 3 सही होगा। और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे कौन है, बी आर गवई है। ठीक है,
यहाँ ध्यान देंगे, बी आर गवई नहीं है। बी आर गवई तो आपके 51वें थे, 52वें जो है वो आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ही है। ठीक है, संजीव खन्ना जो आपके थे ये 51वें थे। बी आर गवई जो है वो आपके 52वें थे। और वर्तमान में जो भी कार्यरत है जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, वो जो आपके हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर 52वां ही पूछा जा रहा है, तो बी आर गवई ही है आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश, जिनका कि कार्यकाल आपका नवंबर 2025 में समाप्त हो चुका है। इस तरह का प्रश्न एक विधानसभा के परीक्षा में आया था। तो वर्तमान के साथ जो पिछले एक दो है उनको भी देख लेना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? बी आर गवई अर्थात बी। अगला प्रश्न आता है कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में, ठीक है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 को हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत कुल 94 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय निशानेबाज ने इस प्रतियोगिता में कुल 39 पदक जीते। और तीसरा स्टेटमेंट आता है, मनु भाकर ने इस चैंपियन को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीतने के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो विकल्प है आपका सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो पहला विकल्प हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने वास्तव में 94 पदकों को जीत करके इस शीर्ष पोजीशन पर रहा। ठीक है, और एक बड़ा रिकॉर्ड है ये भारतीय टीम के लिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का दबदबा बनाते हुए 39 गोल्ड मेडल हासिल किए। जो कुल 94 पदक थे उसमें 39 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ठीक है, परंतु जब तीसरे स्टेटमेंट की ओर जाएंगे तो मनु भाकर ने 25 मीटर जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें स्वर्ण पदक ना जीत करके जो सिल्वर मेडल है, रजत पदक, वो जीता है। तो इस हिसाब से हमारा कथन गलत, अर्थात स्टेटमेंट 3 क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट 3 हमारा बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, फरवरी 2026 में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था? ठीक है, तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात पहला विकल्प है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा कतर और चौथा है अमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कतर। नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ 2026 में, उसका गेस्ट ऑफ ऑनर देश जो है वो किसे नामित किया गया? आपको ये कतर को नामित किया गया। ठीक है, जो दोनों देश के आपसी संबंध को क्या करता है? मजबूत करता है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में स्वीकृत 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के बारे में क्या कथन सही है? देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है ये भविष्य के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और आने की संभावना बढ़ रही है। तो बीएसएससी के लिए ये प्रश्न थोड़ा ऊंचा स्तर का है, मगर इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को देखिए, इसको काउंटर करिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आता है, भारत ने फ्रांस के साथ 114 अतिरिक्त राफेल जेट खरीदने का सौदा किया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आता है, इस डील के तहत 96 जो जेट विमान है वो भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इस समझौते के तहत ये समझौता पूरी तरह से बाय ग्लोबल श्रेणी के तहत किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, परंतु जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? सही कूट को चुनना है। तीसरा स्टेटमेंट है ये जो है गलत है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, अर्थात बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा जो है यह बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया श्रेणी का हिस्सा है, ना कि केवल ग्लोबल खरीद के लिए। तो इस वजह से जो है ये वाला हिस्सा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 96 तो भारत में ही असेंबल किया जा रहा है ना। तो इस हिसाब से आपका 1 और 2 विकल्प सही है और आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? अगला प्रश्न आ जाता है आपका, पहला विकल्प है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तीसरा विकल्प है माधव नेशनल पार्क और चौथा है गुरु घासीदास। ठीक है, हाँ, तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। 58वां टाइगर रिजर्व भारत का किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का चौथा रिजर्व था। ठीक है, वहीं पर जब हम दूसरा स्टेटमेंट धौलपुर करौली तो ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, और जब हम तीसरा स्टेट माधव नेशनल पार्क देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का है। ये 58वां बाघ अभ्यारण्य है भारत में जिसकी घोषणा की गई। और गुरु घासीदास जो है नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य क्या होगा? माधव नेशनल पार्क। इस वजह से मध्य प्रदेश में आई थिंक 9-10 टाइगर रिजर्व हो गए। इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक कंफर्म कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 47वां प्रश्न। प्रश्न ये है कि
रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के बारे में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो पहला कथन आ जाता है कि इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है कि इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, भारत जो है वैश्विक कूटनीति में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए, देखिए रायसीना डायलॉग चल रहा था, उसी के तहत रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। यह नीति जो है निर्माता और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाता है और विज्ञान के माध्यम से भारत जो है अपने डिप्लोमेसी को और बेहतर पोजीशन पर ले जाने का एक ये प्रयास है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार जलवायु जोखिम के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, पहला विकल्प है हमारा 5वां, दूसरा विकल्प है 7वां, तीसरा विकल्प है 10वां और चौथा विकल्प है 15वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। ठीक है, 2025 का ये रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन का, जिसमें दुनिया का जो है ना क्या होता है, जितने प्राकृतिक आपदा है उसके संवेदनशीलता को परखा जाता है। ठीक है, तो भारत इसमें जो है 7वें पोजीशन पर आया है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जा रहा है इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजर कप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है। ठीक है, आप देख रहे हैं सीटेट की परीक्षा में किस तरह प्रश्नों को खींचा गया। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, लंबे होंगे, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, प्रश्न आ रहा है कि इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजर कप, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की जाएगी। दूसरा है इसका आदर्श वाक्य है फ्रेंडशिप थ्रू द स्पोर्ट। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी भारतीय सेना कर रहा है, ना कि नौसेना कर रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो है, क्योंकि इसका जो है आदर्श वाक्य फ्रेंडशिप थ्रू द स्पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? बी केवल 2। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है आपका आरबीआई के हालिया रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, आरबीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है कौन सा देश बन गया है, जो भारत को रिमिटेंस प्राप्त हो रहा है। अभी जान रहे हैं कि रिसेंटली जो है इंडिया सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हो गया रिमिटेंस के माध्यम से। ठीक है, तो भारत जो है इसमें किस देश से उसको सबसे ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ये यूएई को पीछे छोड़ दिया है। भारत में जो प्रवासी पैसा भेज रहे हैं उस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर हो गया। यूएई जो लंबे समय से 1 नंबर पर था, लेकिन वो खिसक के कहां चला गया है? अब दूसरे पोजीशन पे चला गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अमेरिका जो है सबसे बड़ा भागीदार हो गया है भारतीय प्रेषण के मामले में, और भारत सबसे बड़ा देश हो गया है। 130 बिलियन डॉलर के आसपास का रिमिटेंस है, 134 आई थिंक इस तरह से कुछ है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अगला सेक्शन विज्ञान का है। क्वेश्चन नंबर 51 का डिस्कशन इसमें पूछा हुआ है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है एक फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो जनरली ये कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इसकी वजह से अपने जो है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके बॉन्ड्स कमजोर होंगे और इसकी वजह से जो है सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। वहीं बात करें एडिंग डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, नहीं ये इंक्रीज नहीं, ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं बात करें थर्ड की मॉस्किटो लार्वाe फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो है ये जो मॉस्किटो जो है वो फ्लोट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 52 ये है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो सेल के अंदर होती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स के अंदर होता है। ठीक है, और राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होते हैं, जो कि स्मूथ और एक रफ। तो ये जो राइबोसोम जिस पर अटैच होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये राइबोसोम्स में जब प्रोटीन ये बन जाते हैं, ठीक है, तब ये प्रोटीन्स जो है वो गोल्गी बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, और गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है और ट्रांसफॉर्मेशन और इसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद से ये गोल्गी बॉडी जो है यही जो है ये लाइसोसोम को भी रिलीज करती है। ठीक है, और लाइसोसोम जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल वेस्ट को
वो खा जाते हैं, ठीक है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। और अगर ये लाइसोसोम्स खुद अगर बर्स्ट हो जाए, अगर फूट जाए, वो अपने सेल को भी खा जाता है, ठीक है, तो एपोप्टोसिस हो जाती है, वो सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। वही बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये एलॉय के बारे में पूछा हुआ है। तो एलॉय जो है होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, ठीक है। तो पहला जो है इसमें तांबा और टीन, तो इससे ब्रॉन्ज बना, ये बिल्कुल सही है। और वही बात कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, तो इसमें आयरन, क्रोमियम, निकेल, यहाँ पर कार्बन एंड मैग्नीशियम भी होगा, तो यहाँ पर ये रॉन्ग होना चाहिए। वही बात कर रहे हैं जर्मन सिल्वर की, तो यहाँ पर चांदी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर निकेल होगा, तांबा एंड जस्ता, तो ये थर्ड भी गलत है, तो इसका आंसर सही जो होगा वो होगा सी, राइट। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज। तो मिराज से रिलेटेड पूछा हुआ है। मिराज जो जनरली क्या होता है कि समर सीजन में होता है, जब अर्थ सरफेस काफी हीट हो जाता है और जो जो उसकी अपर सरफेस जो होती है वो रिलेटिवली कूलर होती है, तो वो एज ए डेंसर होती है, ठीक है। तो जब जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है, ठीक है। और जब यह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो यह डेंसर मीडियम में पुनः रिटर्न हो जाती है, जिसकी वजह जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिसकी वजह से हमें मिराज दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जो वाटरी सरफेस हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहीं बात करें अदर ऑप्शन की, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, ये ये लाइट जो का डेविएशन होता है जब उसके पास में स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया था रेलिक ने और टिंडल ने। तो रेलिक ने जो एक्सप्लेन किया था वो किया था कि स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 टू द पावर लैम्डा 4। वही टिंडल ने कोलॉइडल नेचर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बात करें डिफ्रैक्शन की, तो ये लाइट वेव का बेंडिंग, ठीक है, एट अ स्मॉलर स्लिट, और स्लिट का जो साइज होता है लगभग इसके वेवलेंथ के बराबर होता है। जैसे हम देखते हैं कम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी जो देखते हैं, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। तो बात करें इंटरफेरेंस की, बात करें तो इंटरफेरेंस जो है, जो टू वेव फॉर्म जो है वो सुपर इम्पोज कर जाती है, ठीक है। और सुपर इम्पोज करने के और ये सेम फेज में होती है, ठीक, और सेम फ्रिक्वेंसी पे। तो अगर ये सेम फेज में होगी तो इसे कंस्ट्रक्टिव बैंड, एंड जो सेम फेज में नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव बैंड बनाती है। तो लाइट एंड डार्क कलर का जो बैंड बनते हैं इसमें, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है इसमें, ठीक है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ये ट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर करते हैं, इससे पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फोटोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को नापते हैं, एयर ह्यूमिडिटी को नापते हैं। वहीं एनीमोमीटर की बात करें तो इसे विंड स्पीड को नापते हैं। वही जेनोमीटर जो है तो इसे प्लांट ग्रोथ को नापते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ये ड्राई सेल के बारे में पूछ में है। तो ड्राई सेल्स जो है इसको हम जिंक कार्बन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिंक और कार्बन का मिलकर बना होता है, और सम पेस्ट जो अमोनियम क्लोराइड का बना होता है, ठीक है। तो जो जिंक होता है वो एनोड का काम करता है, और जो कार्बन होता है कैथोड का काम करता है। तो जिंक जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो कि कैथोड जो कैप्चर रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है एनोड टू कैथोड, ये सेट हो जाता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी जो है वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। अगर की बात है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, डायनेमो करता है। अगर वही बात करें थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी जो है जैसे जितने हम सोलर प्लेट्स देखते हैं जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और वही न्यूक्लियर एनर्जी की बात, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। फर्मेंटेशन के बारे में पूछा हुआ है। फर्मेंटेशन जो है वो उसको लुईस पास्चर ने खोजा था, और ये जो है एनारोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइक अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें गैसेज भी बनती है। तो इसका देखते हैं इससे रिलेटेड, जो ये जो है एनारोबिक है, सही है। ये लुईस पास्चर ने इसको खोजा था, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। जो इससे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कौन से लॉ से मिलकर बना हुआ है, तो ये नाइक्रोम से मिलकर बना हुआ वो है, ठीक है, निकल एंड क्रोमियम से। और वही बात है टंगस्टन की बात करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। ये डायबिटीज से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और किडनी में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जब उस कैपेसिटी को वो बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है कि एक्सेस जो ग्लूकोज है वो हमारे यूरिन में आने लगता है। तो इसकी वजह से हमें जो है ये
यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिखाई देने लगता है। बाकी जो है यूरिन के अंदर यूरिया भी होता है, सोडियम भी होता है। एल्ब्यूमिन जो है वो किडनी में प्रॉब्लम्स की वजह से आती है, ठीक है, एंड ये प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। हेवी वाटर का मोलिकुलर वेट बताना है। तो इसका जो है ड्यूटेरियम का जो है वेट जो होता है 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 गुने 2 4 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। ये आई का विजन से रिलेटेड है, पूछा गया है इसमें। तो इसमें जो इमेज जो बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। और ये जो न्यूनतम दूरी जो है वो देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर, ये भी सही है। लेकिन मायोपिया की बात करें तो मायोपिया जो है इसमें पेशेंट जो है नजदीक की चीजों को तो देख पाता है, ठीक है, लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाता है। तो इसको इसमें क्या होता है कि जो आई आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, और आई कर्वेचर जो होता है वो भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो आती है आंख के अंदर, और ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, और जिसकी वजह से जो दूर दूर की चीजें जो है ब्लर दिखाई देती है। तो उसको सही करने के लिए हम उत्तल नहीं, यहाँ पर हमको अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कंडक्टिविटी से, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर की कंडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो क्यों होती है। तो इसमें देखते हैं कि जो वाटर जो होता है या कोई भी लिक्विड जिसमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए उसमें फ्री आयंस होने जरूरी है। तो जो प्योर वाटर होता है उसमें आयनाइजेशन बहुत कम होता है। वही बात करें डिस्टिल्ड वाटर की तो उसमें बिल्कुल ना के बराबर आयनाइजेशन होता है। वही वही बात करें टैप वाटर की तो उसमें आयनाइजेशन होता है, काफी हद तक होता है आयनाइजेशन, इसलिए ज्यादा कंडक्शन होता है उसके अंदर, जो टैप वाटर होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट मिले होते हैं जिसका आयनाइजेशन काफी फास्ट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्योर वाटर है इसमें स्लाइटली एनाइज्ड होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इसको रेस्पिरेशन से पूछा हुआ है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि इसमें जो फूड पार्टिकल्स वो ब्रेक डाउन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और हमें हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सही है। वही लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है एनारोबिक का मतलब होता है इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है लैक्टिक एसिड जो है वो बनती है, ठीक है, और एक्युमुलेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से टायरनेस हमें फील होता है। वही बात करें जो एक्सचेंज ऑफ गैस आकार ओनली नोस्ट्रिल, तो ये नोस्ट्रिल में नहीं होता है, ये एल्वियोलाई में होता है ऑफ लंग्स, ठीक। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट हमको छाटना है तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहीं पर सी, क्योंकि वही बात करें ऑक्सीजन इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड, तो ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ये इंस्ट्रूमेंट जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर बी। वही हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये वाटर की डेंसिटी को नापने के लिए यूज होता है। वही अल्टीमीटर की बात करें तो ये एल्टीट्यूड को नापते हैं फ्रॉम द सी लेवल, और लैक्टोमीटर जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क को हम नापते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ये होती है जो जो न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी एटम में जब हेवी हो जाए, जब हेवी न्यूक्लियस जो होता है वो ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेट होने लगे, और डिसइंटीग्रेट होकर ये अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को इमिट करने लगे, ठीक। तो इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज जो की थी वो हेनरी बेकरल ने ही की थी, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी सही है। और गामा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो ये थर्ड गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि जो अल्फा की बात कर रहे थे पॉजिटिव होते हैं, ये स्लो मूविंग होते हैं, और इसमें पेनिट्रेशन काफी कम होती है। वही बात करें बीटा पार्टिकल्स की तो वो निगेटिव होते हैं और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइप, एंड और इसमें जो काफी इसका स्पीड जो होती है बीटा की वो काफी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अल्फा। वही गामा की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होते हैं, जबकि ये दोनों अल्फा एंड बीटा दोनों डेविएट होती हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है, सॉरी, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 66, ये है पेनिसिलिन से रिलेटेड। तो पेनिसिलिन को जो खोजा था उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो था पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजाई था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो फंजाई हो जाएगा, ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करें तो ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स है, जो फंजाई यूकैरियोट्स है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। वही अगर डीएनए वो होता है तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये बात है प्रोटोजोआ, ये भी यूकैरियोटिक है, भी यूनिसेलुलर होता है। और ये भी एल्गी भी यूकैरियोटिक है, और ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है एल्गी। इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर
67 को, ये है कोरोजन से रिलेटेड। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जो होता है जब किसी मेटल्स पे मेटल जो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए, उस पर कोरोजन आ जाता है, ठीक है, एक लेयर बन जाती है और इससे मेटल जो है कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यस। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, ये राइट है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कपर इज ऑल्सो राइट, ये कोरोजन का एग्जांपल है। और वही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम प्रिवेंट द, यस, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। जो एटमॉस्फेयर जो है वो अराउंड द अर्थ है, वो उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो अर्थ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही होगा, जो कि टेंडेंसी ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स इट्स, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये है इंसुलिन से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज के अंदर बनती है, और ये जो साइट है वो बीटा सेल्स के से रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो है एक हार्मोन है इंसुलिन, और इसकी सिक्रीशन से, ब्लड के अंदर सिक्रीशन होने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है ऑप्टिमम बना रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्या है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि ये तो ऑप्टिमम लेवल बना कर रखता है। वही बात करें, इट्स सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, अल्फा नहीं, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। और इसका जो थर्ड है, डेफिशिएंसी कैन लीड टू द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 3, दैट इज 3 टेबल, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है कि जो इंसुलिन इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज बनाता ही नहीं है, इस वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से हमें बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, ठीक है। वहीं टाइप 2 की बात करें तो इंसुलिन तो बनता है पेंक्रियाज के अंदर, बट शरीर जो है, बॉडी जो है वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है ग्लूकोज का जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, मतलब शरीर के अंदर नहीं जाता है। वो इसकी वजह से मतलब हमारा शरीर के जो सेल्स हो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन का, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ब्रोंज इज एन एलॉय। अब इस एलॉय जो है वो बता चुके हैं आपको, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ब्रोंज जो है ये वो है कॉपर एंड टिन का, ठीक है। वहीं कॉपर एंड जिंक की बात करें तो कॉपर एंड जिंक जो है वो ब्रास का है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ये भी सरफेक्टेंसन से रिलेटेड पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये सही है, क्योंकि सरफेक्टेंसन कम हो जाता है अगर चीजें गर्म है तो। अच्छा, पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर और लार्वा डूब जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये भी सही है, क्योंकि और वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ये भी सही है। इसका सही आंसर जो होगा वो 1 2 3 डी फॉर डॉग होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ये हेरिडिटीज की यूनिट पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल है हमारा, ठीक है, लेकिन उसकी जो यूनिट है वो हमारा जीन है, ठीक है। क्योंकि जीन जो है वो क्या होता है, वन पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, मतलब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो जीन के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। और जीन जो क्या होता है, ये एक 3 बेस पेयर होता है, और जो कि पार्ट ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही होता है, ठीक है। और ये जो है इस जीन की जनरली ये कोड होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। वही बात करें डीएनए की, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और राइबोज शुगर्स बने होते हैं, और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है डीएनए, ठीक है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, डीएनए का। वही बात करें क्रोमोजोम्स की, तो क्रोमोजोम्स जो है वो होता है, इसको कह सकते हैं पैक्ड डीएनए, मतलब ये डीएनए प्लस प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में वो भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो है, दोनों को मिलाकर एक पैक्ड जो डीएनए है उसको बोलते हैं क्रोमोजोम्स, ठीक है। वही बात करें न्यूक्लियस की, जो कि डीएनए जहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। इसमें रसायन के बारे में पूछा हुआ है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट इसको बारूद के फॉर्म में यूज करते हैं, भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के लिए, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के लिए यूज होता है, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा 1 2 एंड 3। एंटासिड क्या होता है, जो कि हमारे स्टोमक में जो HCl सीक्रेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज बेस, ठीक है। तो इसके फॉर्म में यूज होता है, तो इस वजह से इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें है लाइट का फिनोमिना जो है की वजह से जो सॉफ्ट बबल्स
जो है वो अपीयर होता है कलरफुल। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा इंटरफेरेंस। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट बबल्स जो होते हैं, तो इस सॉफ्ट बबल्स के अंदर लेयर्स होती है, तो जो लाइट जो आता है इनकी लेयर से टकराती है। ठीक है, और क्योंकि जो लेयर्स जो है वो मेनली तो दो लेयर्स होती है इनके अंदर। ठीक है, तो जो लेयर्स से जो है ये जो लाइट जो है वो टकरा कर और ये रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सुपर इम्पोज हो जाती है, और सुपर इम्पोज होने की वजह से इनमें जो है लाइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं। ठीक है, जो कि हम इंटरफेरेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है कलरफुल हमें दिखाई देते हैं। ठीक, वही बात करें स्कैटरिंग की, तो ये जो है डेविएशन ऑफ लाइट है, व्हेन अ स्मॉल पार्टिकल कम इन द पाथ। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। और रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन जो है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी 12, तो इसका जो है इसको विटामिन बी 12 को कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी डिफिशियंसी से पर्नीशियस अमीनिया एनीमिया होती है या। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे 76 क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 3/4 भाग से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। तो 60% कहने का मतलब है कि वह 60% सिंपली 60%, और 3/4 क्या होता है 75%। दोनों के बीच गैप कितना है 15%। यही कितना का डिफरेंस आ रहा है 15 का, क्योंकि 15% 15 का आ रहा है तो 100% 100 का। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा 100। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, ठीक है, एक दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 2 गुना ए प्लस बी, इसका मतलब है कि 2 से आप 30 गुना 60 और 30 और 60 90 हो गया। इसको कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स में, और ये कट हो गया तो आपका 20, यानी कि कितना आ गया 40 क्या आ गया, इसकी स्पीड हो गई 9 घंटे में। यदि उसने 9 घंटे लगाते हैं तो एक तरफ की दूरी बताना है। तो ये तो उसका औसत चाल हो गया। 9 कितना हो गया 360, ये 360 हो गया पूरी दूरी आने और जाने का। इसका हाफ कितना हो जाएगा 180। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे देखते हैं 78 क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन एक छात्र 210 अंक प्राप्त करता है और 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जितना मार्क्स आया 210 आया प्लस और कितना चाहिए था, तो 21 चाहिए था, टोटल कितना हो गया 231। ये कितना परसेंट है 33% का। आप इसको कट करिए 11 से, देखिए आपको संख्या दिख रही है 21 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये 3 बार में 1 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 7 आ रहा है, तो 100% का कितना आ जाएगा 700। ये इसका फुल मार्क्स मतलब 700 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 79 में कह रहा है कि 5,000 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 20% छूट दी जाती है, फिर भी उसे 25% का लाभ हो जाता है। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सिंपल सोचिए, 5,000 की कोई गिफ्ट या कोई सामान है, उसको अगर हम 20% डिस्काउंट करेंगे तो 5,000 का 20% कितना होता है, 5 से भाग करेंगे 1000, यानी कि अब वो 4,000 हो गया। ये 4,000 कॉस्ट जो है ये ऑलरेडी 125% है। 125% है तो 100% कितना होगा, तो हम इसमें 5 से भाग करके 4 से गुना कर सकते हैं। वैसे मुझे इसको 5 भाग में डिवाइड करना और एक पार्ट को हमें हटा देना है, तो 8 पंचे 40 होता है, 3200 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आपको इस मेथड से नहीं करना तो आप क्या करेंगे, अगर 20% की छूट देता है तो कितना हो गया 80, और प्रॉफिट कितना होता है 25%, गुना यहाँ पे हम 5000 लिख देंगे। तो आप इसको कट करेंगे 25 से, तो ये कितने बार में कटे होगा 4 बार में, 8 चौके 32, 2 0 आएगा। ये भी आंसर इसी तरह से आप बना सकते हैं। वैसे अगर आपको ये नहीं आता है आप सिंपली सोचेंगे और क्वेश्चन का आंसर को मिल जाएगा। नेक्स्ट, 15 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम देखते हैं और इस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। शेष काम के बारे में पूछ रहा है। प्रश्न में ये भी रह सकता है कि पूरे काम को होने में कितना टाइम लगा। दोनों के आंसर अलग होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 15 पुरुष 20 दिन, तो 15 गुना 20 करेंगे। ठीक है, ये काम इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि 5 दिन तक तो काम पूरा हो गया। अब बचा कितना दिन, तो 15 दिन। 15 पुरुष 15 दिन का काम बच रहा है। अब इसे पूरा करने के लिए हमने क्या किया, 5 और पुरुष दे दिए। तो यहाँ पे हमने 15 पुरुष की जगह पे कर दिया 20 पुरुष। अब यह कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। 5 से कट करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो 15 या 45/4,
यानी कि 11.25 11.25 जो वो बचे काम को पूरा करने में लगेगा। अगर ये प्रश्न रहता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ तो इसमें 5 और जुड़ जाता, क्योंकि 5 दिन तक तो काम हुआ ही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक चुनाव में 8% जो है मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, इसका मतलब है कि 2 उम्मीदवार थे, 8% का माइनस कर दीजिए तो कितना बचा 92। अब इस 92 में एक को आ गया 48 इसमें आप माइनस कर दीजिए, या ठीक है 92% वोट पड़ा जिसमें एक को आ गया 48%, तो अब बच कितना गया 92 में इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 48 माइनस तो 4 और 4 देखिए 44। अब इन दोनों के बीच गैप कितना है 4% का। यहाँ पे इसने जीता कितने से है 1100 मत से, चूंकि 4% इतना है तो 100% क्या करना होगा 25 से गुना करना होगा। इसमें आप 25 से गुना कर देंगे, इसमें भी 25 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। देखो 25 को 11 से गुना करेंगे ना तो दोनों को सम करके ऐसे आता है। जब भी कोई भी संख्या से, जैसे मान लीजिए 32 को हमें 11 से गुना करना है, 3 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए और 3 2 5 यहाँ लिख दीजिए। वैसे ही हमने 11 को 25 से गुना किया तो 25 को 11 से गुना करने के लिए 2 लिखिए, 5 लिखिए और 5 2 7 कर दीजिए यहाँ तो 2 7 5 2 7 5। देखिए अगर आपने केवल अब कितना जीरो आना है उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सब में 2 जीरो 3 जीरो है। 275 दिखा, आप आंसर लगा सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो उसके आयतन में, जब भी आयतन की बात करते हैं तो उसमें 3 डायमेंशन होता है, त्रिज्या 2 बार आएगा और ऊंचाई 1 बार आएगा। अगर आप सिलेंडर का फॉर्मूला पता हो तो पाई आर स्क्वायर और एच होता है। ठीक है, तो 2 बार आर है 1 बार एच है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि कोई संख्या 20% बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं उसको 5 से 6 हो गई, लेकिन 120% बढ़ रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से वह त्रिज्या 5 से 11 हो गई और ऊंचाई 40% कम कर दी गई। 40 कहने का मतलब है 5 और 3। अब इसको गुना करेंगे 125 आएगा और इसको गुना करेंगे तो 121 गुना 3 यानी कि 363। ठीक है, अभी इतना कितना इसमें चेंज आया 125 से बढ़ के, इसमें हम लोग माइनस करेंगे 363 माइनस 125, तो इसमें रहा 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। देखिए 238 बटा 125 गुना 100, इसको आप 4 से गुना करेंगे 25 5 बार में, और ये कुछ कैलकुलेशन आएगा इसमें। तो नॉर्मली आप सोचेंगे कि 238 है तो इसको 240 यानी कि 24 बना दीजिए और 24 को 96/5 करेंगे तो लगभग कितना आएगा 20 के आसपास आ रहा है, और यही इसका आंसर है। देखो आप अप्रोक्सीमेटली का भी काम कर सकते हैं। अभी 338 को हम गुना करेंगे 4 से, फिर 5 से भाग करेंगे, टाइम टेकिंग है। लगभग ये कितने के आसपास आ रहा है, तो ये हम इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था 5:4 था। तो 6 5 और 5 और 4 गैप कितने का है 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना बता रहा है 4 साल। 4 साल बता रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 4 से गुना करेंगे, यहाँ से भी 4 से गुना करेंगे। 4 वर्ष वो पूर्व, ये पूर्व वाला है, अब से 12 वर्ष, तो पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 12 इसमें जोड़िए, इसमें 12 जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 32। तो यह कट के 9 चौके 36 8 चौके 32, 9:8 में ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, एक वस्तु 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पे हुई हानि का 20 गुना है। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे, उसके बाद हमें उसमें से 25% जोड़ देना है। तो हम यहाँ देखेंगे ये 800 है, यह 275 है, दोनों के बीच गैप कितना है तो 525 का। तो यह जो 525 है, यह हमें यह समझना है कि 20 गुना, तो एक बार में ऐसा हो रहा है कि जो जितना का लॉस हो रहा है उसके 20 गुना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 यह है और एक यह है, टोटल 21 समथिंग यूनिट है। तो 21 समथिंग यूनिट को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक आएगा आपका 500, एक आएगा 25। 21 से जब हम भाग करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो हम 500 जो है आपका 25, या तो आप इसमें जोड़ दीजिए 275 प्लस 25, यानी कि 25 वो लॉस होता है अगर वो सेल करता है तो, यानी कि 300 उसका कॉस्ट प्राइस है, और
अगर वो 800 में बेचता तो या 500 रुपये उसको प्रॉफिट होता है, यानी कि उससे उसका 20 गुना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस CP। अब हमें जाना है इसके 25% का प्रॉफिट कमाना है इसको। इसका 25% सीधी सी बात है 75 होगा, 375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4000 की एक राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ये वार्षिक संयोजित होती है। जब भी हम वार्षिक निकालते हैं ना, तो 10% को हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 121, यानी कि 21% 2 साल का निकलेगा। तो हम 4000 का 121% निकालेंगे, या तो 21% इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 21 चौके कितना होता है 84, यानी 480, यानी कि 4840। ये तो हो गया 2 साल तक। अब जो तीसरा साल होगा वो 3 महीने का ही होगा। इसका मतलब है 10% का हमें 2.5% इसमें ऐड करना है। 2.5% कितना हो जाएगा, अगर हम इसका 1% निकालें तो कितना होगा 48 समथिंग, 48.4 होगा। 2% कितना हो जाएगा 96.8, और 0.5 कहने का मतलब इसका हाफ। इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है, 48 का आधा कितना होगा 24, 24 और 40 पैसे का क्या होगा 20 पैसा। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो ये जो 0 हो गया, और 6 4 10 1 11, और 9 2 11 1 12, 121 रुपये और इसमें जुड़ जाएगा। तो 48411216944961, तो टोटल कितना था हमने टोटल निकाला है, वैसे केवल आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो 961 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी हम लोग साथ साथ सीखेंगे कैसे हम लोग इसको इजी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में यह प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस करता है, लेकिन एक आदमी जो खड़ा है उसको 18 सेकंड में ये पार करता है। जब भी ऐसी बात आए, कोई आदमी या कोई खंभा या कोई पेड़, तो वह ट्रेन अपने ही दूरी को तय करता है, लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म की बात आए या किसी सुरंग की बात आए तो वह अपने ट्रेन की लेंथ के साथ साथ वो उसकी भी लेंथ को कवर करेगा। इसलिए इसको पूरा कवर करने में 30 सेकंड का लग रहा है, और अकेला खुद को अगर क्रॉस करना है तो 18 सेकंड का। इतना बेसिक कंसेप्ट है। खैर हम लोग कंसेप्ट आगे किसी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। अभी हमें बस ये देखना है कि इसको कैसे बनाएं। तो हमें सबसे पहले सेकंड में इसको बदलना है। जब भी आपको ये डिजिट दिखे, अक्सर आपको ये 18 के मल्टीपल में देता है, तो 18 चौके 72। इसका मतलब है कि 18 की अगर स्पीड है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको क्या कर देंगे 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है, तो यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 से हमने गुना किया। खैर इतना अगर हम डिटेल नहीं जाते हैं तो सिंपली 72 बटा 5 बटा 18 से इसको करेंगे तो वही 20 आएगा। मतलब मीटर पर सेकंड में हमें सबसे पहले इसको बदल लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने बस इतना बताना है आपको कि जैसे आपको 72 दिखे, सिंपली आप तुरंत 5 को उतनी बार मल्टीप्लाई करें जितनी बार में ये 18 खत्म कट जाता है उससे। ये 20 मीटर पर सेकंड है। ऐसे सवाल में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर वो 18 सेकंड चलेगा, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो 18 दूना 36, 360 मीटर उसकी लंबाई है किसकी, ट्रेन की। और अगर वो 30 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब है कि वह 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो 600 मीटर चल रहा है। दोनों के बीच गैप कितना है 240 का। ये जो 240 आया, यही आपका आंसर है जो कि आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज में बी 60 डिग्री का है और सी 40 डिग्री का है। यदि यदि ए डी कोण ए का द्विभाजक है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। बन गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोण बी 60, कोण सी 40, और यह टोटल कितना हो जाएगा, अगर 180 डिग्री होता है तो यह 80 डिग्री का होगा ए। ठीक है, अब कह रहा है कि ए डी कोण ए का द्विभाजक है, तो द्विभाजक इसको बना दे तो इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे हम डी लिख देंगे। ए ई बी सी पर लंब है, यहाँ से हम एक लंब गिराते हैं, और यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये ई हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है डी ए ई इस कोण का मान पूछा जा रहा है। तो हमें इसको निकालने के पहले हमें ये पता हो और ये पता हो तो काम हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 है, तो यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब चूंकि हमें पता है कि ये द्विभाजक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 40 डिग्री, तो दोनों के बीच गैप कितना है 10 डिग्री का। यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमें बनाना है एक शंकु और एक गोलार्ध। ठीक है, कोण और हेमिस्फीयर
हैव अ सेम बेस एंड इक्वल वॉल्यूम्स। जब वॉल्यूम की बात करते हैं दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो एक शंकु का होगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, ठीक है। और बराबर हम यहाँ पे हेमिस्फेयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आर मतलब कि इक्वल है, तो ये आर कट गया, ये पाई हट गया और ये 3 भी हट गया। अब आपके पास क्या बचा, एक यहाँ पे एच बराबर 2r निकल कर आया। तो अगर हम रेशियो पूछेंगे, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट का रेशियो इससे निकालना है, तो कितना हो जाएगा। इसको अगर हम नीचे इधर लेकर आ जाएंगे तो 2:1 का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 5:3। इसके चारों कोने से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट दिए जाते हैं। शेष भाग से एक डब्बा बनाते हैं। जैसे अगर एक इस तरह से चादर है तो 2x2 यहाँ से कट गया और एक क्यूबॉइड जिसको हम लोग घना बोलते हैं वो बन जाता है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो लंबाई, अगर हम ये 5 और 3 का एक्स कर दें, इसमें 4 सेंटीमीटर, 2 यहाँ से 2 यहाँ से और फिर ये 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इस तरह से, तो 4 सेंटीमीटर माइनस होगा और 3x माइनस 4 और हाइट 2 है, इस इक्वल टू कितना हो गया 480 इसका घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 240 और इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू समथिंग आपको 6.8 आएगी, जिसको हम 5 यानी कि लंबाई निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 34। ये चौड़ाई पूछता तो 3 से गुना करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 25 हटाएंगे तो 9:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 सर्कल हैं, उनकी रेडियस जो है वो एक है 15 सेंटीमीटर की और एक 20 सेंटीमीटर की, वो इंटरसेक्ट करती है। एक ऐसे बनाइए और एक ऐसे बना दीजिए, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 24 है, 24 और यहाँ पे इसका केंद्र है, इसको हम लोग केंद्र से केंद्र की तरफ मिला देते हैं। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करें इसकी तो रेडियस एक का 15 है और एक का कितना है 25 है, सॉरी 20 है। तो जब 20 है और जब 24 इसकी हाइट है तो ये हाइट इसकी 12 हो गई। तो 12-20 आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए 3 4 5 का। तो 5 अगर ये है, 3 यहाँ है तो 4 कितना होगा 16 सेंटीमीटर और ये अगर 3 है 5 है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप ट्रिपलेट लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और 175 अंक प्राप्त करता है और 25 अंक से फेल हो जाता है। इन दोनों को जोड़ दो आप, इन दोनों को जोड़ देंगे 200 आ जाएगा, 200 ही 40% है तो कितना परसेंट 100 होगा, तो 500 दिख रहा है आंसर। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36√3, उसकी परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर कितना दिया है 36√3 गया और 36 एक ही वैल्यू निकालेंगे तो रूट 36 गुना 4 यानी कि 6 गुना 12, ये 12 है। अब अगर हम परिवृत्त की बात करेंगे तो हमें चाहिए रेडियस बाहर वाली, और जब ये रेडियस हम निकालते हैं तो इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी। ये अगर 12 है तो ये 6 होगा, ये 12 होगा। आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए इस तरह से कि अगर ये 2 है, ये 1 है तो ये रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा √3, तो √6 टोटल की हाइट हो गई रूट 6√3, टोटल की हाइट हो गई 6√3। अब चूंकि हमें 2 पार्ट ही चाहिए तो 4√3 इसकी परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। अगर अंतर्वृत्त पूछता तो 2√3 हो जाता। अब अगर हम सिंपली बात है कि हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर तो हमें पता है 4√3, इसको स्क्वायर कर दिया 4 16 दिया 48 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को 8 दिन में करती हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए 4m + 6 वुमेन कितने दिन में 8 दिन में इज इक्वल टू 3 पुरुष
3m प्लस 7 वुमेन कितने दिन में? 10 दिन में। तो इसको कट करेंगे 4 5 16m प्लस 4 6 चौके 24 वुमेन इज इक्वल टू 15 मैन और 35 वुमेन। अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो एक मैन बराबर कितना हो गया? 24 में से तो 11 वुमेन आ गई। अब एक किसी में पुट कर लीजिए, मान लेते इसी में पुट कर लेते हैं, तो ये इसमें पुट कर लो, इसी में कर लीजिए, इसमें करते हैं तो यहाँ पे वुमेन कितनी हो गई? 3 से गुना करेंगे तो 33 प्लस 7, इसका मतलब है 10 दिन में। देखिए 40 वुमेन 10 दिन में करेगी, तो पूछ रहा है कि 10 महिलाएं इसको कितने दिन में पूरी करेंगी? 10 वुमेन इसको कितने दिन में पूरी करेंगी? तो 40 दिन में पूरी करेंगी। इसका आंसर 40 हो गया। एक मिश्रण में अम्ल और पानी, ठीक है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:3 है। यहाँ हम 1:3 लिख देंगे, लेकिन उसमें 5 लीटर एसिड मिलाया जाता है, तो यहाँ पे हम फिर तो हो जाता है वो 1:2। ऐसे कंडीशन में हमें बराबर क्या करना है? क्या चेंज नहीं हुआ? वाटर। तो वाटर का रेशियो ये वाला है, इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुना, इसको हमें 3 से गुना करना होगा। तो अब ये हो जाएगा 2:6 और 3:6। कितना ऐड हुआ? 5 लीटर, यानी कि 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है। तो नए मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? तो 6 3 9 या 9 बचे 45। अब ये नया हो गया। अगर पुराना पूछता तो 40 लीटर होता। तो सही आंसर आपका 45 है, क्योंकि नए मिश्रण की मात्रा को। अब बात यहाँ करते हैं, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, चूंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम लोगों ने इसका आंसर निकाला था, आई थिंक, ठीक है। इसका आंसर 240 मीटर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये एसएससी के पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें करना क्या होता है? 194 को हम देखेंगे कि किसके नियर बाई है ये स्क्वायर। तो 196 के नियर बाई है, जो कि √14 का होता है। इसमें आप देखेंगे कि हमें 2 जोड़ो या घटाओ, तो देखो क्या हो रहा है, जोड़ने से ये 16 हो जा रहा है। 16 किसका अंडर रूट है? तो 4 का है। इसका मतलब हमें तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर किया गया है, इसलिए रूट मतलब 4 पावर आ गया। एक्स का मान हमें 4 निकल गया। अब हमें क्या है? क्यूब निकाल, मतलब इस पे पावर 3 निकालना है। तो जब 3 करेंगे तो 4 पे पावर 3 कितना हो जाता है? 64। अब 64 में हमें माइनस करना होगा, इसको 3 से गुना करके 12, यही आंसर होगा। अब फॉर्मूला भी बनाएंगे तो यही आएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a प्लस b। a प्लस b का मान कट जाएगा, a इंटू बी, ए बी का मान कट जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और सॉरी 1 हो जाएगा, और 1 कट के ये माइनस आपको 12 ही देगा। इस तरह से हम इसको बना देंगे। ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष और बी सी की 22 वर्ष है। बी का पूछ रहा है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन कि इसको आप 75 मतलब 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 आएगा, और जो ए बी का एवरेज है 2 का है, तो दोनों का ऐड करने के बाद कितना आ गया? 28 दूना 56, और यहाँ पे 22 दूना कितना आएगा? 44। दोनों को ऐड करेंगे 100, गैप कितना है? 25 का। यही गैप जो है वो बी है, 2 बार बी को जोड़ा गया, ए बी और बी सी में 2 बार बी आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक ठोस लोहे का घनाभ है, इसकी विमाएं हैं 24, 18 और 12। अब उसमें से हमें बनाना क्या है? क्यूब से निकालना है। कितने? 6 सेंटीमीटर का, 6 गुना 6 गुना 6। इसको कट करेंगे 4 3 2, करते 12 दूना 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। दो वृत्त, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी सी डी बिंदु पी पे काटती हैं। इस तरह के क्वेश्चन से होते हैं, ये कट कर दो। और बोला जा रहा है कि ए पी पे कट हो रहा है, ए बी सी और डी। ए बी की वैल्यू क्या है? ए पी की वैल्यू 12 है, फिर बी से बी की वैल्यू 15 है, फिर सी से डी की वैल्यू 10 है, और डी से डी की वैल्यू कितनी हो गई वो पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 12 गुना 15 बराबर 10 गुना एक्स, सो कट करेंगे, ठीक है। तो 3 2 6 6 दिया 18, 18 ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम देते रहे।